नहीं है। डन डन 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। इसकी अगर आपको एक दफा थ्योरी समझ आ गई तो सवाल एक जैसे हैं तकरीबन। स्टैंडर्ड शुरू होता है 4 तरह की डेट्स के साथ, बल्कि इससे पहले एक और बहस कर लेते हैं एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स के ऊपर। एडजस्टिंग वो होते हैं जिसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती है, और नॉन एडजस्टिंग कौन से होते हैं जिसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है। जहाँ पे एडजस्टिंग है उसको मुझे फाइनेंशियल्स के अंदर एडजस्ट भी करना है, यानी कि मुझे एंट्री भी पास करनी है और डिस्क्लोजर भी देना है, और उस तरफ मुझे सिर्फ डिस्क्लोजर पास करना है। अब अगेन IAS 10 पढ़े हुए रात को ये बातें कुछ ज़्यादा समझ आ सकती हैं। पढ़ा हुआ IAS 10? ठीक है, आई अज्यूम कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा तो मैं आज शाम में कुछ अकाउंटिंग की वीडियोस भी उस ग्रुप में डाल दूंगा। IAS 10, 37, IAS 8, 38, 16, 23 जो अवेलेबल है, ताकि आपका वो वाला एरिया भी कवर हो। सर स्टैंडर्ड ये कहता है कि 4 तरह की डेट से हमारी कहानी शुरू होती है। पहली है डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि आपका ईयर एंड, यानी कि आपकी रिपोर्टिंग डेट। हम एग्जांपल में ले लेते हैं 30 जून 2021। उसके बाद आप यहां पर आते हैं और आप अपना शुरू करते हैं ऑडिट। जून में आप लोग आते हैं, जून के एंड पे, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, तकरीबन 2, सवा 2, 2.5 महीने का ऑडिट होता है। तो उसके बाद डेट ऑफ अप्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको मिलती हैं फ्रॉम मैनेजमेंट। कब? 28 सितंबर 2021 को। स्टैंडर्ड ये कहता है कि जैसे ही आपको मैनेजमेंट की तरफ से अप्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलती हैं, आपने फौरन से ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर डेट डाल के इनके हवाले कर देनी है, ताकि इन 2 डेट्स के दरमियान गैप शुड बी मिनिमम एज प्रैक्टिकेबल। कोशिश करनी है कि जैसे ही वो आपको साइंड फाइनेंशियल्स दें, उसके अगले सेकंड आप उनको रिपोर्ट के ऊपर अपनी डेट डाल के दे दें, यानी कि इस डेट तक आपकी रिपोर्ट भी तैयार होनी चाहिए। अगर आपकी रिपोर्ट तैयार नहीं है और वहां से आपको साइंड फाइनेंशियल्स मिल गए हैं, तो जितना गैप बढ़ता जाएगा उतने चांसेस हैं कि मुझे ज़्यादा डिटेल में काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने कहाँ तक इसकी जिम्मेदारी ली है? 28 तक की। तो ये और ये शुड बी एज नियर एज पॉसिबल। तीसरा स्टेप ये होता है कि आपने डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि आपने रिपोर्ट के ऊपर डेट डाल दी है। रिपोर्ट के ऊपर डेट डालना और रिपोर्ट मैनेजमेंट के हवाले करना तो डिफरेंट चीज़ें हैं। कभी कभी ये होता है कि आपने रिपोर्ट पर डेट डाल दी, बट आपने कहा कि अभी ये रिपोर्ट हमारे पास ही रहेगी, हम आपको नेक्स्ट वीक दे देंगे। या कभी कभी आप रिपोर्ट के ऊपर डेट डाल के वो रिपोर्ट उनके हवाले भी कर देते हैं। तो यहाँ से 2 बातें बाहर आती हैं कि रिपोर्ट हमारे पास है या रिपोर्ट उनके पास है। चौथा इवेंट क्या है? डेट ऑफ इशुएंस। इशू किसको करते हैं? पब्लिक को, शेयर होल्डर्स को। तो 30 जून का ऑडिट शुरू हुआ, 28 तारीख को मुझे अप्रूव्ड फाइनेंशियल्स मिली हैं, 29 को मैंने डेट डाल दी है, और पब्लिक को मैंने कब इशू की है? 25 अक्टूबर को। स्टैंडर्ड कहता है कि आप इस पूरी टाइमलाइन को 3 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज है डेट ऑफ फाइनेंशियल से लेकर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक। ये है मेरा फर्स्ट फेज, ये दिस इज माय फर्स्ट फेज। दूसरा फेज मेरा आएगा डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से लेकर डेट ऑफ इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और तीसरा फेज है मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गई है उसके ऑनवर्ड्स, जब तक जिंदगी है, जब तक है जान। पहला फेज है मेरा एक्टिव फेज। इसको एक्टिव फेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पे ऑडिटर ने अपने नॉर्मल काम तो करने ही करने हैं, साथ साथ अलर्ट रहना है कि क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अकर तो नहीं हो रहा। यानी कि उसने नॉर्मल प्रोसीजर्स तो लगाने ही हैं, जो सबस्टांटिव उसने लगाना ही लगाना है, डिटेक्शन तो उसने करनी ही करनी है, मगर साथ में वो अलर्ट भी रहेगा
कि क्या कोई सब्सीक्वेंट इवेंट अकर तो नहीं हुआ। मगर जैसे ही रिपोर्ट में डेट डाल दूंगा, उस डेट से लेके डेट ऑफ इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक मेरे पास दूसरा फेज आएगा, दैट इज कॉल्ड पैसिव। ये पैसिव है, ये एक्टिव है। यानी कि एक्टिव फेज में मुझे एक्टिवली काम करना है, मुझे एक्टिवली सब्सीक्वेंट इवेंट्स को तलाश करना है, ढूंढना है। मगर इस फेज में मुझे एक्टिवली काम नहीं करना। हाँ, अगर कोई मिल जाए तो उसको फिर मैंने छोड़ना भी नहीं है। तो ढूंढना नहीं है, मगर अगर मिल जाए तो उसको छोड़ना भी नहीं है। और तीसरा फेज क्या है, डेट ऑफ इशुएंस से लेके ऑनवर्ड, ये भी मेरा क्या है, पैसिव। और यहां पे भी मैंने काम नहीं करना, बट अगर मिल जाए तो मैंने छोड़ना भी नहीं है। मगर इधर ढूंढना है, आई हैव टू सर्च। और अगर मिल जाए तो उसको एडजस्ट भी करना है और उसको डिस्क्लोज भी करना है। क्यों? दिस इज एडजस्टिंग इवेंट। IAS 10 कहता है कि ये वाला जो फेज है यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है, मेरा एडजस्टिंग इवेंट का फेज। और उससे ऑनवर्ड्स क्या है, पैसिव। तो फिर हमने बीच में ये लाइन क्यों ड्रॉ की? हम इसको सिंगल कह देते हैं कि सारा का सारा पैसिव है। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमने इसको पैसिव को दो डिफरेंट फेज में डिवाइड कर दिया? रिपोर्ट इशू की है। रिपोर्ट इशू करने के बाद हमारी जिम्मेदारी इससे भी मजीद कम हो जाती है। यहाँ पे तो कम है ही है, मगर ये इससे भी ज़्यादा कम है। तो आप यूँ समझ लेंगे यहाँ पे चूँकि एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो देनी नहीं है, तो यहाँ पे शायद वो 80 to 90% एक्टिव होगा, यहाँ पे शायद 20-30%, और यहाँ पे शायद लेस देन 10%। ऐवी रैंडम फिगर्स हैं, थोड़ी गेम समझने के लिए। अब इस डेट पे आके ये देख लो कि रिपोर्ट हमारे पास है या रिपोर्ट हमने मैनेजमेंट के हवाले कर दी है। अगर तो रिपोर्ट हमारे पास है, फिर हमारे प्रोसीजर्स और होंगे, और अगर रिपोर्ट मैंने मैनेजमेंट को दे दी है तो उस केस में मेरी पोजीशन और होगी। मुझे बताइए, इन दोनों में से कौन से फेज में मैं डिमांडिंग स्टेट में खड़ा हूँगा? जब रिपोर्ट मेरे पास होगी। और पैसिव फेज में कब जाऊँगा? जब रिपोर्ट उसके हवाले कर दी है। फेज पैसिव, मगर यहाँ पे मैं डोमिनेट कर रहा हूँ और मेरा साथ झुक चुका है। यहाँ पे मुझे उनकी माननी पड़ेगी, यहाँ पे मैं अपनी मनवा सकता हूँ। और चूंकि इस फेज में क्या हो रहा है, रिपोर्ट पब्लिक के हाथ में आ चुकी है। अब ये रिपोर्ट ना मेरे पास है ना मैनेजमेंट के पास है, बल्कि जनता के हाथों में जा चुकी है। मैं चाहूंगा कि अगर आपने पहले नहीं बनाया तो ये पूरी टाइमलाइन एक दफा बना लें, क्योंकि अगर आपको ये गेम समझ आ गई है तो इसके बाद पूरे स्टैंडर्ड में सिर्फ प्रोसीजर्स ही हैं कि इस फेज में होंगे तो क्या करना है, इस फेज में होंगे तो क्या करना है, वहां पे होंगे तो क्या करना है, और कुछ भी नहीं है। गेम है ये टाइमलाइन समझना, गेम है इस टाइमलाइन को अंडरस्टैंड करना। यार हम बोर्ड को जूम कर सकते हैं ऑनलाइन के लिए? मुझे विजिबिलिटी थोड़ी सी लेस नज़र आ रही है। सिर्फ कुछ टाइम के लिए स्क्रीन को जूम करना हो जाएगा, ताकि जो देख रहे हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे वो भी उसको प्रॉपरली बना सकें। और आगे बीच में उस्मान का साथ आ जाता है। मतलब हर वीडियो में ना तुम यहाँ पे बैठे हुए हो और तुम्हारी ऐनक कम से कम हमें नजर आ जाती है। थोड़ा और, मैं देख रहा हूँ यहाँ, ओए ज्यादा हो गया। ऑडिट पढ़ना है? अच्छा, मैं भी खुश हो गया। बस बस रुक जा।
आई कैप के 99% क्वेश्चंस इसी टाइमलाइन से सॉल्व होते हैं। 560 कि अगर ये टाइमलाइन क्लियर है और 705 का मैप अगर क्लियर है तो 560 में कुछ भी नहीं। उसके बाद सिर्फ इसके प्रोसीजर्स हैं, वो भी रिपीट होते हैं बार बार। कहाँ ये वाली रिपोर्ट विद मैनेजमेंट या 2 चार्ज विद गवर्नेंस। कौन सी लाइन? ये वाली पब्लिक के पास है। रिपोर्ट पब्लिक के पास पहुंच गई है और पब्लिक की इंफॉर्मेशन में आ गई है। ऊपर कहाँ पे? ये वाला अभी नहीं पढ़ना, देख लो। वैसे ये जब रिपोर्ट मैनेजमेंट के पास है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये हमें रिपोर्ट आप रिटर्न कर दें, और जब हमारे पास है तो हम रोक लेते हैं जब तक वो IAS 10 को फॉलो नहीं करते।
जल्दी बना लें। किसका रह गया बनने से? किसका बनने से रह गया? हो गया? बना लिया? अच्छा चले आगे चले, निकले, चलो पिक्चर पकड़ लो। ओके अब आते हैं टुवर्ड स्टैंडर्ड। याद रखिएगा हमारे पास 3 तरह के फेज हैं और 3 तरह के इवेंट्स हैं। पहला इवेंट कौन सा है? डेट ऑफ फाइनेंशियल से लेकर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक। दूसरा कौन सा है? डेट ऑफ रिपोर्ट से लेकर डेट ऑफ इशुएंस तक। तीसरा इशुएंस से ऑनवर्ड। चलें एक सवाल पूछता हूँ आपसे, मुझे ऐसे 4 एरियाज बताइए जहाँ पे नॉर्मली ईयर एंड के बाद पिछले साल की ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। एसेट्स 3 एसेट्स हैं और 1 लायबिलिटी है। लायबिलिटी में लायबिलिटी के अंदर लीगल मैटर्स आ सकते हैं। इन्वेंट्री डेफिनेटली, डेटर्स, और डेटर से क्या आता है? कैश। तो 4 एरियाज तो बाय डिफॉल्ट है ही है जहां पे हमेशा सब्सिक्वेंट इवेंट पाया जाता है। रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज और कैश। रिसीवेबल्स क्यों? क्योंकि जब हमें पैसा अगले साल में आया तो डेफिनेटली किसी ऐसी सेल के लिए आया होगा जो कि पिछले साल हो रही है, और अगर मुझे मेरा डेटर पैसे दे के जा रहा है तो ये भी एक एविडेंस है कि ये किसी सेल के पैसे हैं जो कि पिछले साल में हुई होगी। तो कैश रिसीट्स आफ्टर ईयर एंड में इंडिकेट अ सिग्निफिकेंट नॉन पेमेंट सजेस्टिंग राइट ऑफ। मुझे मेरे डेटर ने देने थे 500 रुपये, साल के एंड तक नहीं आए, अगले साल में आ गए। तो जब मैंने करंट ईयर का अकाउंट बनाया होगा उसमें ये 500 प्रोविजन में चले गए होंगे क्योंकि अभी तक रिसीवेबल में खड़े हुए हैं, और जिस डेट में आने चाहिए थे उस डेट पे नहीं आए। तो या मैं उसको बैड डेट बना लूँगा या मैंने उसको प्रोविजन के अंदर डाल दिया होगा। तो जैसे ही अगले साल में वो पैसे रिसीव हो गए तो मुझे पिछले साल में आके उसका वो बैड डेट ख़त्म करना पड़ेगा या उसकी वो प्रोविजन ख़त्म करनी पड़ेगी या रिड्यूस करनी पड़ेगी। इसी तरह इन्वेंट्री, कभी भी अगर आपका कंपेटिटर कोई नई इन्वेंट्री ले आए मार्केट में तो आपको अपनी इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी के ऊपर कम करनी पड़ जाती है। तो सेल ऑफ इन्वेंट्री, अगर आपकी इन्वेंट्री बिक रही है आफ्टर ईयर एंड में इंडिकेट दैट सम इन्वेंट्री बैलेंस शीट इज, तो उसको ओवर वैल्यू से कम करने के लिए मैं क्या करूँगा? लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी। फिर कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी होती हैं, जैसे भी आपने बात की थी लीगल लायबिलिटी, वारंटीज, हर तरह की लायबिलिटियां अगर मैं अगले साल पे कर रहा हूं जिसका ताल्लुक पिछले साल से है वो यहाँ पे कवर हो जाएंगी। और हमारी कैश की पोजीशन, पैसा यहाँ से भी आएगा और पैसा यहाँ से जाएगा, तो जो दूसरी एंट्री होगी वो कहाँ पे जाएगी? कैश में। तो या कैश होगा या बैंक होगा, और दोनों ही क्या है आपके सब्सिक्वेंट इवेंट के मेन हिस्सेदार। 1, 2, 3, 4, ये 4 तो बाय डिफॉल्ट हैं ही हैं। तो इन 4 के ऊपर तो एक ऑडिटर ने नॉर्मल ऑडिट वेरिफिकेशन करनी है, नॉर्मल प्रोसीजर्स ये तो उसने लगाने ही लगाने हैं। किसके ऊपर? बैंक के ऊपर, लायबिलिटीज के ऊपर और इन्वेंट्री के ऊपर, कैश के ऊपर। उसके बाद हमारा आता है फेज 1। फेज 1 कौन सा था? डेट ऑफ फाइनेंशियल से लेकर डेट ऑफ ऑडिट
रिपोर्ट तक। अब यहाँ पे वो कहता है कि बार बार मैनेजमेंट का सर खाओ क्योंकि तुमने एक्टिव रोल प्ले करना है, तो तुमने ये 4-5 प्रोसीजर्स लाजमी लगाने हैं ताकि तुम सब्सिक्वेंट इवेंट तक पहुंच जाओ। अंडरस्टैंडिंग हासिल करो कि तुम्हारी कंपनी वाले कैसे उन सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके कंट्रोल्स को देखो कि उनके कंट्रोल्स कैसे हैं, किस तरीके से वो आइडेंटिफाई करते हैं कि वाकई में ये इवेंट पिछले साल का है या नहीं। इंक्वायर करते रहो उनसे, रोज डेली बेस पे जाओ, उनका दरवाज़ा नॉक करो और पूछो कि भाई क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट आया या नहीं आया। मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़ते रहो। जब जब कोई मीटिंग हो बिटवीन ओनर्स, मैनेजमेंट्स, 2 साल विद गवर्नेंस, और जहां जहां पे तुम्हें ज़रूरत पड़े इंक्वायर करते रहो, पूछते रहो, पढ़ते रहो, इंक्वायर करते रहो, स्केप्टिक रहो कि क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलती है जो हमें ये बताए कि वाकई में सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हुआ या नहीं हुआ। रीडिंग द एंटिटीज लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल पोजीशन। इंटरिम किसे कहते थे? अगले साल का फर्स्ट क्वार्टर। नॉर्मली पिछले साल की अगर चीजें आनी है तो वो अगले साल में एंटर होते 3 महीनों में आ जानी चाहिए। तो क्वार्टरली अकाउंट्स पकड़ लो या अगले 6 महीने के इंटरिम अकाउंट्स पकड़ लो, जिसको आप सेमी एनुअल भी कहते हैं, जिसका ऑडिट नहीं होता, जिसका रिव्यू होता है, तो वो पकड़ के चेक किया जा सकता है। फिर आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमें रिटन रिप्रेजेंटेशन दें कि इनके अलावा कोई भी और सब्सिक्वेंट इवेंट का अकाउंट अकर नहीं हुआ। और अगर ये आपको दे दें तो आप अपनी एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से तकरीबन 10 बरदार हो जाते हैं। क्यों? उनके मुताबिक सब कुछ आ चुका है। अब अगर कुछ बाद में आएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउट पे चली गई है। ये लेते हुए उनके हाथ कांपते हैं। फिर जो चीज़ उनको आपने बतानी नहीं भी होती है उन्होंने आपको, वो भी आपको फिर बता देते हैं। तो वंस यू आस्क अ पर्सन टू गिव मी इन राइटिंग, मुश्किल है कि वो आपको दें। तो यहाँ पे फिर उनकी जजमेंट काम आती है। तो दीज आर द प्रोसीजर्स विच आर स्पेसिफिकली एम्ड एट आइडेंटिफाइंग सब्सिक्वेंट इवेंट्स। कौन कौन से? सबसे पहले उनका प्रोसीजर अंडरस्टैंड करो, उसके बाद उनसे इंक्वायर करो, मिनट्स पढ़ते रहो, इंटरिम फाइनेंशियल को देख लो, क्वार्टरली अकाउंट्स को देख लो और उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो। तो पहले फेज के अंदर आप हमेशा क्या रहना है? अलग रहना है। इन के ऊपर तो रहना ही रहना है और इन एरिया के ऊपर आपने ये काम करके देखने हैं कि क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है या नहीं हुआ। फिर आती बारी फेज 2 की। फेज 2 कहां से कहां तक था? डेट ऑफ रिपोर्ट से लेकर डेट ऑफ इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम लोगों ने कहा था कि इस फेज में आगे हम मजीद 2 फेज बना सकते हैं। रिपोर्ट मेरे पास है या रिपोर्ट मैनेजमेंट के पास है। और ये फेज कौन सा है मेरा? पैसिव। पैसिव फेज में मैंने इस तरह का कोई काम नहीं करना, इस तरह का कोई काम नहीं करना। पैसिव फेज इज I have no obligation to perform any procedure on the financial statements regarding subsequent event. But अगर कोई अचानक से मेरे सामने आ जाए, मैंने ढूंढना नहीं है, मैंने तलाश नहीं करना, बट अगर अचानक से कोई इवेंट मेरे सामने आ जाए, मुझे अगर अचानक से कोई फैक्ट पता चल जाए, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे शेयर होल्डर ने बड़े प्यार से भेजा है और मैं उसका नुमाइंदा हूं, मैं उसके साथ दगा नहीं कर सकता। मुझे सबसे पहले ये सोचना है, आई हैव टू डिटरमिन कि क्या वाकई में इस इवेंट की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंडमेंट की ज़रूरत है या नहीं। अगर मुझे लगता है कि नहीं है तो बस ठीक है, उनका दिमाग ना खाऊं। बट अगर मुझे लगता है कि अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो डिस्कस करूंगा मैटर विद उनकी मैनेजमेंट के साथ या उनके बड़ों के साथ, और उनसे पूछूंगा, इंक्वायर करूंगा कि भाई तुम इसको कैसे रिजॉल्व करना चाहते हो, हाउ यू आर इंटेंडिंग टू एड्रेस द इशू। अब 2A और 2B, ये है 2A और ये है 2B। पहले 2B कर लेते हैं। भाई इवेंट आ गया और मैनेजमेंट को हमने जाके कहा कि भाई आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करना है। उनके बाद 2 तरह के जवाब होंगे, या हाँ या ना। तो पहले ना की तरफ चलते हैं।
वेयर मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल्स को अमेंड नहीं किया। अब देखो रिपोर्ट किसके पास है, मेरे पास है या उनके पास है। इफ ऑडिटर्स रिपोर्ट हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू एंटिटी, अगर तो मेरे पास ही है, हम लोग क्या करेंगे, अपनी ओपिनियन को चेंज कर लेंगे, उसको मॉडिफाई कर लेंगे। अगर पहली रिपोर्ट अनमॉडिफाइड बनी हुई है तो उसको बदल के क्या बना लेंगे, मॉडिफाइड। और अगर हम उनको रिपोर्ट दे चुके हुए हैं, इफ ऑडिटर्स रिपोर्ट हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड टू द एंटिटी, अब यहां पे सबसे पहले मुझे मैनेजमेंट को नोटिफाई करना है कि भाई आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द पब्लिक बिफोर नेसेसरी अमेंडमेंट्स। आपको याद हो हम लोगों ने पढ़ा था इंटेग्रिटी के अंदर कि एक ऑडिटर कभी भी किसी गलत चीज के साथ अपने आप को अटैच नहीं करेगा। तो अगर इन्होंने बगैर चेंज किए अवाम तक ये रिपोर्ट पहुंचा दी तो अवाम के दिमाग में क्या आएगा कि ऑडिटर ने धोखा किया। अब ये हमने क्या कहना है, उनको रोकना है कि भाई तुमने अवाम तक इस रिपोर्ट को नहीं पहुंचाना। ये वो बाज आ जाएंगे, ये वो बाज नहीं आएंगे। बाज आ गए तो अच्छी बात है। इफ दे इशू विदाउट नेसेसरी अमेंडमेंट्स, वो बाज नहीं आए, उन्होंने रिपोर्ट को इशू कर दिया है अमेंडमेंट किए बिना, तो ऑडिटर शैल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू सीक द रिलायंस ऑन रिपोर्ट। वो फिर लीगल एडवाइस लेगा, वकीलों के पास जाएगा और उनके थ्रू अवाम तक एक पैगाम पहुंचाएगा कि भाई इस रिपोर्ट पे रिलाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक पब्लिक स्टेटमेंट पास करेगा, अखबारों में इश्तिहारात आएंगे कि हमारी तरफ से ये रिपोर्ट अभी तक पूरी नहीं हुई थी, ये मसला था, मैनेजमेंट के पास गई थी, हमने रोका था, बट इन्होंने पब्लिकली इशू कर दी है, तो काइंडली इसके ऊपर आपने रिलाय नहीं करना। तो इसको यहाँ पे एक पब्लिक नोटिस, एक पब्लिक इश्तिहार निकालना पड़ेगा। ये सब कुछ कब हुआ है, जब मैनेजमेंट उसको अमेंड करने के लिए तैयार नहीं थी। और अगर वो तैयार हो जाए तो उसके अंदर वो उस मैटर की बताएगा, वो कहेगा कि भाई ये वाला इशू था, हमने ये चीज़ रेकमेंड की थी, इन्होंने हमारी बात सुने बगैर रिपोर्ट इशू कर दी है, इनको रोका गया था, तो काइंडली आप इसके ऊपर रिलाय ना कीजिएगा। मगर ये सारे मुद्दे ना हो जब वो अमेंड कर दें। कितने अच्छे लोग हों वो पकड़ के रिपोर्ट को अमेंड कर दें। अगर अमेंड हो गई रिपोर्ट तो मुझे मज़ीद काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई नया इवेंट मेरे अंदर आएगा, सामने आएगा, तो बाकियों पे तो मैंने काम किया है, अब इस इवेंट के ऊपर मुझे अलग से भी काम करना पड़ेगा। फिर उस इवेंट से कनेक्टेड जितने और इवेंट्स हैं, जहाँ जहाँ पे ट्रांजैक्शंस जा रही हैं, मुझे उनके ऊपर एक्सटेंडेड काम करना पड़ेगा। एक तो वो इवेंट है, और उस इवेंट की वजह से जितने अकाउंट्स ख़राब हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पे उसका इफेक्ट जा रहा है, मुझे वहाँ पे फिर से काम करना पड़ेगा। और अब डिसाइड ये करना है कि क्या मुझे एक न्यू रिपोर्ट देनी चाहिए या एग्जिस्टिंग रिपोर्ट के ऊपर डुअल डेटिंग करनी चाहिए। अच्छी बात क्या है, नई रिपोर्ट बना दूं या डुअल डेटिंग कर लूं, डिपेंड करता है। ना दिया करें इतने 100% एश्योरेंस के जवाब, दोनों के अपने अपने मसले हैं। अगर आप नई रिपोर्ट दे रहे हैं ना, तो नई रिपोर्ट में एक ही डेट होगी, फिर उस एक डेट का मतलब ये होगा कि आपने सारे एरियाज को उस एक डेट तक वेरीफाई किया। जैसे लेट्स सपोज असल रिपोर्ट पे डेट आनी थी 20 तारीख, सब्सिक्वेंट इवेंट आ गया जिसकी वजह से आपको अब 26 तक काम करना पड़ा। मगर क्या 26 तक आपने सारा काम किया? नहीं, सब्सिक्वेंट इवेंट को एडिशनली किया और उसके साथ कनेक्टेड कुछ एरियाज। तो अगर आप नई रिपोर्ट बना के 26 की डेट डाल रहे हैं तो यूजर्स ये कहेंगे कि भाई तुमने सारे एरियाज को 26 तक वेरीफाई किया। और अगर आप डाल दें डुअल डेटिंग तो आवाम परेशान है कि 2 डेट्स क्यों आ रही हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि मैं नई रिपोर्ट इशू कर रहा हूँ या मैं डुअल डेटिंग की तरफ जा रहा हूँ। अगर तो ये पॉसिबल है कि मैं न्यू रिपोर्ट इशू कर दूँ और सारे प्रोसीजर्स को एक्सटेंड कर दूँ टूवर्ड्स 26, तो फिर मैं डुअल डेटिंग नहीं करूँगा, मैं फिर ये काम करूँगा। और अगर मुझे पता है कि ये काम हेक्टिक है, अगर मैं सारे अकाउंट्स खोलने बैठ गया तो ये 26 से भी आगे जाएगी कहानी, तो फिर मैं खामोशी के साथ डुअल डेटिंग की तरफ चला जाऊँगा। डुअल डेटिंग क्या है? एक ही रिपोर्ट पे
दो तरह की डिफरेंट डेट्स। फॉर एग्जांपल अगस्त 14 2012 ये नॉर्मल डेट है, एक्सेप्ट एज टू नोट 37.1 विच इज ऑफ सितंबर 6 2012। एक ही डेट पे दो डेट्स आ रही हैं, असल डेट क्या है 14 अगस्त, मगर नोट नंबर 37.1 पे मैंने कहां तक काम किया, 6 सितंबर 2012 तक। क्या यहां तक कहानी समझ आई है? वो कहता है ऑडिटर इज परमिटेड टू अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन सब्सिक्वेंट इवेंट। वो कहता है कि जब तुमने लगाने हैं प्रोसीजर्स ऑन सब्सिक्वेंट इवेंट तो तुम्हें अलाउ किया जा रहा है बेस्ड ऑन द लॉ, रेगुलेशन या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक दफा देख लो कि जिस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को तुम फॉलो कर रहे हो क्या वो फ्रेमवर्क अलाउ करता है सब्सिक्वेंट इवेंट को अकाउंट फॉर करना। और पाकिस्तान में यूज कौन सा होता है, IFRS, IAS, IAS 10। तो IAS 10 क्या कहता है, IAS 10 कहता है एडजस्टिंग है तो अकाउंट फॉर करो, नॉन है तो डिस्क्लोज कर दो। तो यानी कि हमारा लॉ, हमारा कानून, हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हमें अलाउ करता है। दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन होते हैं, दो सर्वे गवर्नेंस। उन्होंने भी आपको प्रोहिबिट नहीं किया और नॉर्मली ये लोग प्रोहिबिट नहीं करते। अगर करेंगे तो फिर मिस स्टेटमेंट काउंट हो जाएगी उनकी, वो नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। इन सच केस द ऑडिटर शैल ईदर अमेंड द रिपोर्ट एंड इंक्लूड एन एडिशनल डेट या नई अमेंडेड रिपोर्ट इशू कर दे। अच्छा, अगर नई रिपोर्ट इशू करेगा तो वो उसमें OMP डालेगा। क्यों? वो बताएगा कि पहले मैंने एक और रिपोर्ट बनाई थी जो कि 20 तक थी, चूंकि एक मुद्दा सामने आया जिसकी वजह से मुझे अपने प्रोसीजर्स एक्सटेंड करने पड़े और अब मेरी डेट क्या है 26 या 30 जो भी है। तो ये था मेरा फेज 2। अब आते हैं फेज 3 की तरफ। रिपोर्ट इशू हो चुकी है, मेरी ऑब्लिगेशन नहीं है, स्टिल अगर कोई मुद्दा सामने आ जाए तो मुझे फिर से वही चेक करना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंडमेंट की ज़रूरत है। अगर है तो डिस्कस करूं और देखूं कि वो लोग कैसे उसको ठीक करने में इंटरेस्टेड हैं। वेयर मैनेजमेंट अमेंड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब रिपोर्ट भी हमारे पास नहीं है, फाइनेंशियल्स भी हमारे पास नहीं है, कहाँ पे हैं, अवाम के पास है, हम लोग इशू कर चुके हैं। तो अगर अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो मुझे ये 4-5 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले मुझे मैनेजमेंट के स्टेप्स देखने हैं कि उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं अवाम को बताने के लिए, क्योंकि अब हम इंडिविजुअल शेयर होल्डर से तो रिपोर्ट वापस नहीं मंगवा सकते एक एक करके, जहाँ तक पॉसिबल हो मंगवा लें। बट अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट देखो कि मैनेजमेंट ने कौन सा रोल प्ले किया, कैसे उन्होंने गाइड किया है लोगों को कि भाई इस फाइनेंशियल के ऊपर यकीन नहीं करना। एक्सटेंड करें अपना रिव्यू ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स। अब मुझे यहाँ पे अपना काम करना है, अपने सब्सटेंटिव लगा के चेक करना है। मैं एक नई रिपोर्ट बना के दूंगा ऑन अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे मैं डुअल डेट कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि रिपोर्ट मेरे पास है ही नहीं। तो यहाँ पे डुअल डेटिंग नहीं आएगी, यहाँ पे सीधे सही नई रिपोर्ट आएगी और उस नई रिपोर्ट पे मैं OMP भी दूंगा और EOMP भी दूंगा। EOMP क्यों? ऑन सब्सिक्वेंट इवेंट, और OMP क्यों? कि पहले इशू हो चुकी है और अब मैं नई रिपोर्ट आपको। सब्सिक्वेंट इवेंट क्या है मेरा ख्याल से अब आपको पता। इसके सवालों को सॉल्व कैसे करना। स्टेप 1, आपने आइडेंटिफाई करना है सब्सिक्वेंट इवेंट है भी या नहीं। फिर देखना है कि उसका रेलेवेंट फेज कौन सा, फेज 1 में है, फेज 2 में है या वो फेज 3 में है, क्योंकि तीनों फेजेस फर्क हैं और तीनों फेज के तीनों प्रोसीजर्स फर्क हैं। फेज 1 एक्टिवली, फेज 2 पैसिवली, मगर उसमें मसला है रिपोर्ट किसके हाथ में है। फेज 3 है पैसिव, मगर एक और मसला है रिपोर्ट किसी के हाथ में नहीं, वो जा चुकी है और उसके मुताबिक मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है। स्टेप 2, एज पर IAS 10 अब मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है कि क्या वो एडजस्टिंग इवेंट है या वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। स्टेप 3, मुझे डिस्कस करना है कि एक ऑडिटर के क्या अब कोर्स ऑफ एक्शन होगा
और मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या वो कर रहे हैं या वो नहीं कर रहे हैं, और उसके मुताबिक मेरे क्या क्या प्रोसीजर्स लगाने हैं। स्टेप 4, ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस आएंगी। दिस इज द लिंक बिटवीन 705 एंड 560। ये 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने कहा मैनेजमेंट से कि भाई इसको एडजस्ट करो या डिस्क्लोज करो, तो या मैनेजमेंट मान जाएगी या मैनेजमेंट नहीं मानेगी। लेट्स से मैनेजमेंट नहीं मानी, तो इसका मतलब क्या है, मिसस्टेटमेंट है, या मटेरियल होगी या परवेसिव होगी, तो या क्वालिफाई होगी या एडवर्स होगी। मैनेजमेंट मान गई तो क्या एकदम से यकीन कर लूँ? नहीं, मुझे चेक करना है कि क्या उन्होंने प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया या नहीं किया। लेट्स से प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर लिया, सब कुछ ठीक है। अब अगला सवाल, क्या मुझे यूज़र को अलग से दिखाने की ज़रूरत है या नहीं है? अगर तो नो नीड टू हाईलाइट, तो फिर अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दे दूँ, और अगर मुझे पता है कि मुझे अलग से करके दिखानी है तो 706 क्यों EOMP आ जाएगा। 700 जमा EOMP इज 706। और अगर मैनेजमेंट ने सही से रिकॉर्ड नहीं की तो फिर से वही कहानी है, मटेरियल है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो एडवर्स। इसकी भी तस्वीर खींच लें। सर जी इसको जूम कीजिएगा। अगर ये मैप आता है, थोड़ी बहुत अकाउंटिंग आती है और उसके प्रोसीजर्स आते हैं, तो इस स्टैंडर्ड का कोई भी सवाल आ जाए आप उसको बआसानी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। 560 इज डन। हाँ पता नहीं, मैं देख नहीं रहा। ज्यादा किया हुआ आपने, थोड़ा कम करो। बस 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 बस। जब ये हो जाए तो इसको भी, इसके भी ले लें फोटो। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। अब आपको मैं एक सवाल दे रहा हूं, आपके पास 12 नंबर के लिए 15-20 मिनट है। ये सवाल आपने लिख के सॉल्व करना है। अगर आपने ये कर लिया तो इसका मतलब है कि आपने मेजॉरिटी सवाल और पास्ट पेपर्स कवर कर लिए। यू कैन से इट इज एज अ बेंचमार्क क्वेश्चन। जूम कर दो। चार 15 पे आपसे मुलाकात करता हूँ, बट ये अब आपने सॉल्व करना है। Ignoring the response of your manager, you decided to go with the requirements of the ISA 560.
What exactly is your responsibility regarding this event? मैनेजमेंट से कहेंगे कि उसको डिस्क्लोज करें एक्टिव फेज पहले मुझे ये बताया फेज कौन सा, एक्टिव फेज आप कहाँ पे खड़े हुए हैं, फाइनलाइज वो कौन सा एक्टिव फेज है? रिपोर्ट से पहले दोबारा देखते हैं, दोबारा देख लेते हैं. After receiving the final authentic copy of the financial statements, issuance and finalizing the audit report, रिपोर्ट बन चुकी है, आप पहले फेज से निकल के दूसरे फेज में खड़े हैं, तो फाइनलाइज हुई है, ऑडिट इशू नहीं हुई रिपोर्ट। वो तीसरा फेज है. सर वो इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू का तीसरा फेज होता है, ऑडिट रिपोर्ट इशू का दूसरा फेज। एक सेकंड, उसने कहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हो चुकी हैं मगर अभी तक वो इशू नहीं हुई, तो इशू जब होंगी तो रिपोर्ट के साथ ही इशू होंगी ना. सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, वहाँ पे वो ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। सर इस डेट पे रिपोर्ट बन चुकी है, जी जब इशुएंस होगी तो ये इकट्ठा सेट जाता है, तो एक ही दफ़ा जाएगा ना, जिसमें फाइनेंशियल्स भी होंगे, डायरेक्टर की रिपोर्ट भी होगी, अकाउंट्स भी होंगे, ऑडिट की रिपोर्ट भी होगी. अभी हम इस फेज में खड़े हुए हैं, अब देखते हैं. As the report has been finalized, we don't have any active responsibility to consider and look for the subsequent event. But if after the date of report and before the issuance of financial statements, अगर हमें पता चल जाए तो अब हमारी जिम्मेदारी क्या हो जाएगी? पैसिव. ठीक है. What are the actions that you are planning to take? अब आप कौन से actions लेंगे? रिपोर्ट किसके पास है, पर ये फैसला करें. रिपोर्ट अभी हमारे पास है, रिपोर्ट अभी हमारे पास है, उनके पास नहीं है. तो अगर रिपोर्ट मेरे पास हो तो मैं कुछ कहूँगा मैनेजमेंट से, डिस्कस करूँगा कि भाई क्या करना चाहते हो, डिटरमिन करूँगा कि क्या वाकई में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंडमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, और इंक्वायर करूँगा कि वो लोग उसको कैसे डील करेंगे. एज़ पर IAS 10 ये एक एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? As the given event is a non-adjusting event, तो हमें क्या करना चाहिए, एंट्री पास करें? नहीं, सिर्फ डिस्क्लोज करें. If management makes the required disclosure, अगर वो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बना दे तो हमें अपने प्रोसीजर्स को दोबारा से लगाना पड़ेगा और लगे हुए को एक्सटेंड करना पड़ेगा. और अगर मैनेजमेंट नहीं बनाती तो फिर रिपोर्ट देखें किसके हाथ में है. हमारे हाथ में तो रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हैं, उनके हाथ में है क्योंकि सवाल ने नहीं बताया था कि रिपोर्ट किसके पास है, तो दोनों बातें लिखें. हमारे हाथ में है तो मॉडिफाई कर दें, उनके हाथ में है तो उनसे कहेंगे भाई रुक जाएं, और अगर वो ना रुकें तो फिर आप एक नोटिस इशू करेंगे कि इसके ऊपर रिलायंस ना की जाए. अच्छा, what are all the possible implications on the audit report under different circumstances? As the event, ये तो वही है नहीं, as the event is non-adjusting event, तो हम क्या देंगे उसको, qualified opinion. We shall be giving an adverse अगर क्या हो, मटेरियल और परवेसिव हो, और अगर खाली हो मटेरियल तो 705 के अंदर जाके क्वालिफाई कर देंगे. और अगर मैनेजमेंट एग्री कर दे कि वो डिस्क्लोज करेंगे तो फिर EOMP, फिर हम उसको EOMP के साथ करेंगे. अगर मुझे लगता है कि यार इसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है तो 700, और अगर मुझे लगता है कि नहीं इसको अलग से बताने की ज़रूरत है तो फिर मैं उसको EOMP एम्फोसिस में डाके क्लासीफाई कर दूंगा. डन सर. जो 2 नंबर का सवाल था, 2 नंबर का सवाल था, उसका आंसर कौन सा है? व्हाट एग्जैक्टली इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये 3 लाइन है, ये 3 लाइन, यहाँ तक यहाँ तक, यहाँ तक. IAS 10 से ऊपर ये 3 है. और कोर्स ऑफ एक्शन में हमने मैनेजमेंट, ये आ गया, कि मैनेजमेंट मानी है या नहीं मानी, ऐसे ही है. और रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस वो पूरा मैप बता वो दिया. मैं डन. अब हौसला हो गया. नहीं. हाँ, नहीं हुआ. ये रिक्वायरमेंट्स हैं ICAP के, हाँ, इसमें से वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेता है, हमारे माइंड में पूछ सकता है. अभी देख लेते हैं. सही, यहाँ पे तो है ना, पहले हमें ऑडिट रिपोर्ट की डेट को देखना होता है. आप अभी भी उस लाइन पे फंसे हुए, ठहर जाओ. इस डेट पे हम लोग आ चुके हैं,
ईयर एंड पे आ गए। आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक काम किया, ठीक है। मैनेजमेंट से हमने क्या ले ली, साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कौन सी मिली थी, ड्राफ्ट। यहाँ पे कौन सी मिली, फाइनलाइज्ड, जो कि साइंड हो चुकी हैं। साइन किसने किया होगा, सीईओ ने किया होगा, और एक या दो डायरेक्टर्स ने किया होगा। जैसे ही उनसे हमें, आप फर्स्ट करो मैनेजमेंट में हो, आपने मुझे ये साइंड फाइनेंशियल दे दी, मैंने उसको देखा, साइन हुए हुए थे, मैंने ये रखी और एज नियर एज प्रैक्टिकेबल अपनी रिपोर्ट बना के ये आपको दे दी, ये अपने पास रख ली। तो ये दोनों तकरीबन सेम डेट पे खड़े हुए। यहाँ पे हमारा दूसरा फेज एंड हो, सॉरी फर्स्ट फेज एंड हो गया। अब यहाँ से कहानी आएगी डेट ऑफ इशुएंस तक, सितंबर 29 और अक्टूबर 25, ये है मेरी पैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस फेज में बेसिकली होता क्या होता है इस फेज में, एजीएम होगी, एजीएम होगी, हम लोग डॉक्यूमेंटेशंस को पूरा करेंगे और टीम वहाँ पे बैठती है। 25 से ऑनवर्ड जब जैसे ही एजीएम हुई, इसका मतलब है कि इस डेट से आगे पूरा सेट, जिसके अंदर सेट ऑफ फाइनेंशियल्स, ऑडिट रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी पब्लिक को इशू कर दी जाती है। डन। अब आते हैं सवाल की तरफ। अब बताओ मसला कहाँ पे आया था। सर ये फाइनलाइज लफ्ज जो है ना यहाँ पे, ये कंफ्यूज कर रहा है। कहाँ पे लिखा हुआ है, फाइनलाइज हुई है ऑडिट दूसरी लाइन में, you have recently completed the audit of an entity after receiving the final authentic copy from the board and finalizing the audit report। audit report finalize कर लिए आपने, बना के अपने पास रख लिए, अभी हमने इशू नहीं की। वो इश्यूएंस का वर्ड यूज करते, फाइनलाइज कि आपने बना के अपने पास संभाल लिया। जैसे वहां से साइन फाइनेंशियल आएंगे, आप अपने साइन कर देंगे या अपनी डेट डाल देंगे। तो वो वर्ड इशुएंस का यूज करता अगर वो इशू कर चुका होता। द वर्ड फाइनलाइज मीन कि आपने बना के उसको अपने पास संभाल लिया। अगर अभी तक जो ऑडिट रिपोर्ट है वो इशू नहीं हुई तो ये फेज 1 ही आ रहा है। वापस चलते हैं, फिर सॉरी फेज 1 एंड कहाँ पे हो रहा है, सर जहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट इशू हो जाती है। इशू तो हुई नहीं ना, ऑडिट रिपोर्ट बना के अपने पास संभाल ली है, ऑडिट रिपोर्ट बना के अपने पास संभाल ली है। ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ के इसके बिल्कुल नेक्स्ट डे पे खड़े हुए हैं। एक दिन पीछे नहीं है, एक दिन के बाद खड़े हुए हैं। जिस दिन हमें अप्रूव्ड फाइनेंशियल्स मिल गए और एज नियर एज प्रैक्टिकेबल हमने अपनी रिपोर्ट भी बना ली, हमारा फर्स्ट फेज खत्म हो गया। तो टेक्निकली आप इससे एक दिन आगे खड़े हुए हो, पीछे नहीं हो। यहाँ पे अगर आप होते ना तो आप अभी एक्टिव फेज में होते और आप अभी काम कर रहे होते, ना आपको फाइनेंशियल्स मिलते और ना ही रिपोर्ट अभी आपकी तैयार होती। तो आप यहाँ पे कहीं खड़े हुए हो, हल्का सा आगे खड़े हुए हो। दिखाइएगा ज़रा मुझे सवाल आई कैप के, कोशिश करते हैं कि यहाँ भी हम निकाल ही लें। इससे पहले उस्मान कहे कि सर वो, फिर आपने हमें सवाल तो करवाए।